Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, welcome back to another lecture in solid state. In this lecture, we are going to discuss the effective number of atoms present per unit cell. In last lecture, we have seen the crystallites and the types of unit cells. And one question which I have left there, that is in your textbook, that is the relation between the edge lengths and the axial angles in various crystal systems, यानी कि 7 crystal systems में क्या क्या relation है वो आप खुद देख सकते हैं from your textbook. ओके बेटा, चलिए आज का लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बेटा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी यूनिट सेल है तो वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किसी भी क्रिस्टल का, और हर किसी यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे, फेसेस पे, बॉडी डायगोनल्स पे एटम्स होते हैं या एजेस पे एटम्स होते हैं. लेकिन अगर एक एटम प्रेजेंट है तो वो शेयर हो जाता है बहुत सारी यूनिट सेल्स के दरमियान. जब वो शेयर हो जाएगा तो उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल क्या रहेगा वही हम आज देखने वाले हैं. ठीक है, चलिए ये जो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल जो है ये हम रिप्रेजेंट करते हैं Z इफेक्टिव से. ठीक है, ओके. अगर हम आपको एक एग्जांपल दे दें कि आपके पास अगर कोई यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल की बात हम करते हैं इस वाले लेक्चर में, यानी कि पूरे 12th क्लास में आपको खाली बेटा कौन सी है, यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल्स है. ओके, चलिए अगर हमारे पास ये यूनिट सेल है बेटा, ओके बेटे, अगर ये यूनिट सेल है और इसके कॉर्नर्स पे एटम्स है या कोई और पोजीशन पे भी एटम्स है, सपोज हम कॉर्नर्स की बात करते हैं, कॉर्नर्स पे इसके एटम्स है, तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हुई एज पर आवर डेफिनेशन. ओके, तो ये एक यूनिट सेल है. इसके साइड में और एक यूनिट सेल होगी, पीछे भी यूनिट सेल होगी, ऊपर भी नीचे भी यूनिट सेल्स ही होंगी. ठीक है, अगर हम ये वाला कॉर्नर एटम ले लेंगे, ये कॉर्नर एटम जो है बेटा ये शेयर हो जाएगा बहुत सारी यूनिट सेल्स के साथ. तो हम कह सकेंगे यहाँ पर कि एवरी एटम, एवरी पॉइंट जिसे आप एटम कहते हैं, एवरी पॉइंट इन a unit cell is shared between various unit cells. जब ये बहुत सारे यूनिट सेल्स के साथ शेयर हो जाएगा कोई भी पॉइंट किसी भी यूनिट सेल में, तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा किसी भी यूनिट सेल में, यानी कि एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा वो हम देखेंगे. एंड द टॉपिक विल बी नेम्ड एज इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल. ओके, तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट की बात करेंगे. अगर हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपको सिर्फ जो एटम्स है, एटम्स आर प्लेस्ड ऑन कॉर्नर्स, वो खाली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो कॉर्नर एटम्स हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है एक यूनिट सेल में वो हम देखने की कोशिश करेंगे. देखिए बेटा, अगर एक कॉर्नर एटम है बेटा, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उस कमरे का एक कोना ले लीजिए आप. अगर एक कोना ले लेंगे हम उस कमरे का, तो वहाँ पर अगर हम एक एटम रखेंगे, इमेजिन करेंगे कि वहाँ पे एक एटम है और उसके साइड में और एक कमरा है, उसके साइड में और एक कमरा है, ऊपर और एक कमरा है, साइड में दूसरा कमरा है. तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल पिक्चर में हर कोई कॉर्नर एटम जो है, यानी कि ईच कॉर्नर एटम जो है, ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बिटवीन 8 unit cells.
ये 8 यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो जाएगा। तो हम कहेंगे देयरफॉर कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम पर यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा फिर जब ये 8 के साथ शेयर हो चुका होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/8 इंटू नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स। ठीक, तो मैं कहूंगा अगर हम NC से रिप्रेजेंट करेंगे कॉर्नर एटम्स तो ये बन जाएगा NC/8। सो दिस विल बी व्हाट बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम पर यूनिट सेल। सो ये है आपका नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स। ओके, चलिए केस सेकंड में अगर हम बात करेंगे बेटा, केस सेकंड की अगर हम बात करेंगे, जरा देखिएगा, फॉर FCC यूनिट सेल। अगर हम FCC की बात करेंगे तो FCC में यहां पर और एक एटम होगा, यानी कि फेस सेंटर में एटम होगा। ठीक है, आप यही ले लीजिएगा। अगर मैं यहां पे आपको एक डायग्राम बता दूं, ये एक क्यूब है, एक कमरा है, ये कमरा इस कमरे के साथ अटैच है और ऊपर कमरा है, इसके ऊपर भी कमरा है, उसके साइड में कमरा है, इसके साइड में कमरा है, तो 3 डायमेंशनल पिक्चर बनेगी। तो ये वाला एटम जो है यानी कि फेस पे जो है दैट इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल्स। तो ये वाला जो है इन केस ऑफ दिस वन, ईच फेस सेंटर एटम जो है, फेस सेंटर एटम जो है, एटम इज शेयर्ड बिटवीन 2 यूनिट सेल्स, बिटवीन 2 यूनिट सेल्स। ये 2 यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर एटम जो होगा, फेस सेंटर एटम पर यूनिट सेल जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/2, यानी कि एक तो 2 के साथ शेयर हो रहा है, इनटू नंबर ऑफ फेस एटम्स। फेस एटम्स, फेसेस पे कितने एटम्स होंगे। सो इसको मैं लिख सकता हूं N of F डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका नंबर ऑफ फेस एटम्स है। ओके बेटा, चलिए, तो ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम, दैट इज NC/8, यानी कि 1/8, और ये है फेस सेंटर का, दैट इज 1/2 ऑफ नंबर ऑफ फेस एटम्स। ओके, अगर हम अब बात करेंगे केस थर्ड की बेटा, इफ यू टेक द केस थर्ड हियर, केस थर्ड की अगर हम बात करेंगे फॉर BCC, ठीक, यानी कि आपके एक बॉडी सेंटर में एटम है। ठीक, ओके, जो बॉडी सेंटर वाला एटम होता है वो बीच में होता है, वो किसी भी यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होता है। तो हम कहेंगे बॉडी सेंटर एटम जो है, बॉडी सेंटर एटम इज नॉट शेयर्ड, इज नॉट शेयर्ड, ये शेयर नहीं होता है। तो हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी सेंटर पर यूनिट सेल जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉडी सेंटर एटम्स, डिवाइडेड बाय 1। क्योंकि शेयर नहीं होता है तो हम इसको कह सकते हैं NB डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपका हुआ नंबर ऑफ बॉडी सेंटर एटम्स। ठीक, ओके, अगर हम इसके बाद अब बात करेंगे किसके, ये है एज सेंटर, ये है एज सेंटर। एज सेंटर की बात करेंगे बेटा, आप देखिए ये एज जो है, ये वाला एज वाला सेंटर जो है, ठीक, एज सेंटर वाला एटम है। सपोज आपका ऐसे मैं बता दूं कि ये आपकी एक कमरा है, ठीक है, कमरे में अगर हम लेंगे कि जो एजेस है, ठीक, एजेस जो होंगे
एजेस कितनी यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर होती है। ये देखिए ज़रा यहाँ पे डायग्राम एक, ये इसके पीछे होगी ये यूनिट सेल, तो ये जो लाइन है ये शेयर हो जाती है 4 यूनिट सेल्स के दरमियान। तो आप सिंपल कहेंगे ईच एज एटम जो है, ईच एज एटम इज शेयर्ड बिटवीन 4 यूनिट सेल्स। ठीक, ओके। तो याद रखिएगा एज एटम जो होता है वो 4 यूनिट सेल्स के दरमियान शेयर होता है। तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या बनेगा केस फोर्थ में, केस फोर्थ की अगर हम बात करेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर एटम, एज सेंटर पर यूनिट सेल कितना होगा, नंबर ऑफ एज सेंटर्स इनटू बेटा 1/4। सो ये एज सेंटर्स आप NE से लिखेंगे डिवाइडेड बाय आप 4 लिखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन अब बन चुका है हमारा कि हर कोई एटम जो कॉर्नर पे होगा या फेस सेंटर पे होगा या बॉडी डायगोनल पे होगा या बेटा आपको क्या होगा या किसी क्या एज सेंटर पे होगा, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना बनता है। तो कॉर्नर पे बनता है NC/8 और फेस पे बनता है NF/2 और बॉडी पे बनता है NB/1 और एजेस पे बनता है बेटा NE/4। अब रह गई बात बेटा खाली एक ही, दैट इज फेस सेंटर्स, फेस डायगोनल्स की। ठीक, ओके। चले अगर हम फेस डायगोनल की बात करेंगे, यानी कि आपने ये डायगोनल में रखा हुआ एटम, ये फेस डायगोनल का एटम है, तो याद रखिएगा केस फिफ्थ जो है, केस फोर्थ था, केस फिफ्थ है कंट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी डायगोनल एटम पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल में जो बॉडी डायगोनल एटम होगा उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ फेस डायगोनल की बात हम करते हैं, फेस डायगोनल एटम्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये आएगा यानी कि 2 के साथ नंबर ऑफ फेस डायगोनल FD डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। सो ये है कंट्रीब्यूशन। सो हम कहेंगे ओवरऑल हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगी अब, जिससे हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ZEF, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सो दैट विल बी इक्वल टू NB/1 प्लस NC/8 प्लस NF/2 प्लस NH/4 प्लस NFD/2। ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है आपको यूज हो जाएगी फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस कि आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स निकालना पड़ेगा। सिंपल आप याद रखिएगा, बॉडी डायगोनल का कंट्रीब्यूशन A1 होता है, कॉर्नर एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, फेस डायगोनल्स का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है और एज सेंटर का डायगोनल कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है और फेस डायगोनल का कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। चलिए अब देखते हैं बेटा अलग अलग करके। FCC की अगर हम बात करेंगे, FCC में एक तो नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स होते हैं 8 और नंबर ऑफ फेस एटम जो होते हैं वो 6 होते हैं। तो Z इफेक्टिव क्या निकलेगा बेटा, इसके लिए Z इफेक्टिव निकलेगा वो बराबर होगा NC/8 प्लस NF/2। ठीक। सो ये बराबर होगा 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जार 2 3 जार 1 और 1 कैंसल, तो 1 + 3, सो दैट इज इक्वल टू 4। सो इन केस ऑफ FCC द ZEF यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे, आपको लग रहा होगा 14 होने चाहिए 8 + 6, लेकिन कंट्रीब्यूशन शेयर होने के बाद टोटल कितना बचता है 1 + 3। ठीक है, दैट इज 4।
इन केस ऑफ SC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर सिर्फ NC जो होता है वो 8 होता है और बाकी कहीं जगह एटम्स नहीं होते हैं। तो हम कहेंगे Z इफेक्टिव जो होता है दैट बराबर किसके बराबर, NC डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 1। सो इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 8 नहीं होते हैं बल्कि 1 होता है, ठीक है। और इन केस ऑफ बॉडी BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हम नंबर ऑफ कॉर्नर जो है वो 8 है और नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल जो है, बॉडी डायगोनल B हम लिखेंगे बॉडी डायगोनल, तो वो 1 है। तो ये कितना कंट्रीब्यूशन बनेगा बेटा, NC डिवाइडेड बाई 8 प्लस NB डिवाइडेड बाई 1, तो ये आएगा 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, सो दैट इज इक्वल टू 2, ये 2 निकलेगा। So in case of BCC, the effective number of atoms per unit cell 2 होते हैं। In case of simple cubic unit cell 1 होता है। In case of FCC वो भी 1 होता है, ठीक है। अगर हम एजेस की बात करेंगे बेटा, अगर एज सेंटर्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा बेटा, जरा देखिए। एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ एज सेंटर्स कितने हैं, 12 है बेटा, ओके। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं, 8 है बेटा। चलिए, तो इसमें Z इफेक्टिव जो होगा बेटा वो किसके बराबर निकलेगा, वो बराबर निकलेगा NC डिवाइडेड बाई 8 प्लस बेटा NE डिवाइडेड बाई 4। तो ये होगा 8 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज प्लस होगा 12 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जार 4 3 जार 8 1 जार 8 1 जार 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमेशा आप याद रख लीजिएगा कि इन केस ऑफ एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में Z इफेक्टिव जो है यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल वो सेम है, दैट इज 4 and 4। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इट इज 1 एंड इन केस ऑफ BCC यूनिट सेल इट इज बेटा 2, ओके। सो दिस वाज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो आप याद रखिएगा, मैं आपको रिविजिट फिर से कर रहा हूँ, रिवाइंड फिर से कर रहा हूँ कि जो आपका कॉर्नर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है और जो फेस कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 होता है। फेस डायगोनल कंट्रीब्यूशन भी 1/2 होता है, एज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है और बॉडी डायगोनल का कंट्रीब्यूशन 1 होता है, ठीक है। अब इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे बेटा, ठीक है। वो क्या होंगे बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे मिलते हैं जो एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, ज़रा वो हम देख लें अब, ठीक है। चलिए, ठीक। अब इसमें जो नीट और जेई के लिए क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो क्या होता है, ज़रा वो देख लें, ठीक है। वो क्या है बेटा, वो है कैलकुलेशन ऑफ स्टाइकोमेट्रिक फॉर्मूला। स्टाइकोमेट्रिक फॉर्मूला, स्टाइकोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ ए सॉलिड, ठीक, ओके। सो आप कैसे स्टाइकोमेट्रिक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, फ्रॉम Z इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल से, ठीक, ओके। नजर रखिएगा बेटा, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन मैं ऐसे बना रहा हूं, मेरे पास एक सॉलिड है जो कि बना है P, Q और R से, 3 एटम से बना होता है, ठीक। मैं कह रहा हूं कि जो P है बेटा ये ऑक्यूपाई कर रहा है हाफ ऑफ कॉर्नर्स। Q जो है ये बॉडी डायगोनल, बॉडी सेंटर पे है, ऑक्यूपाइज बॉडी सेंटर, और ये जो R है इट ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ एज सेंटर्स, ठीक। चलिए, आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द स्टाइकोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमारे पास 3 पोजीशंस हैं, कॉर्नर
और है बॉडी डायगोनल और है एजेस। ठीक, कॉर्नर पे हम एन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम एन बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हम एन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सिंपल है बेटा, इसको बस आप गौर कीजिए मैंने कैसे किया, आपको इसी तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर आइटम्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन इसने कहा हाफ कॉर्नर्स है, -4 होगा तो ये होगा बेटा 4। सो देयर आर ओनली 4 कॉर्नर आइटम्स। पहले आप टोटल देखिए कितना होने चाहिए, लेकिन ऑक्यूपाई कितने हो गए? 4। तो 4 हाफ है, हाफ मतलब 4, तो इसका मतलब यह 4 होगा। बॉडी डायगोनल कितना होना चाहिए? 1। ठीक, तो ये 1 ही है। ठीक, एजेस जो है, एजेस होने चाहिए हमारे पास 12, लेकिन ऑक्यूपाई कितने हो रहे हैं? 1/4, दैट मीन्स 1/4, सो दैट इज इक्वल टू 3, सो वी हैव 3। ठीक, ओके, नाउ इसका कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा? NC/8। इसका कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा? NB/1 और इसका कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा? NE/4 सॉरी। अब दे दीजिए अपना अपना वैल्यू, तो क्या आएगा? दैट विल बी 4 डिवाइडेड बाई 8, 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 4। 4 1s are 4 2s are, सो ये 1/2 आ गया, ये आ गया 1 और ये आ गया बेटा 3/4। अब यहाँ से 2 हटाना है, यहाँ से 4 हटाना है, तो हम क्या करेंगे? हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई all/4। ठीक, तो क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 4, 1 इंटू 4, 3/4 इंटू 4, कैंसल 4 4, 2 1s are 2 2s are, सो ये 2 निकला, ये 4 निकला और ये 3 निकला। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगी P जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है, Q जो है वो आपके पास 4 है और R जो है वो आपके पास 3 है। सो दिस विल बी द स्टाइकोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर बेटा हमारे पास A है और हमारे पास B है, 2 एटम्स है जिनसे सॉलिड बना है। ठीक, ये A जो है ये 25% फेस सेंटर को ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्यूपाइज 25% फेस सेंटर्स ऑक्यूपाई होते हैं। और ये जो B है, ठीक, ये ऑक्यूपाई करता है 10% ऑफ व्हाट बेटा? कॉर्नर्स। ठीक, ओके, चलिए तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे A और हम लिखेंगे B। A ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर्स को, A ऑक्यूपाई कर रहा है फेस सेंटर्स को, ठीक, ये ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर्स को। ठीक, फेस सेंटर्स कितने हैं बेटा हमारे पास? टोटल कितने होते हैं हमारे पास? वो होते हैं 6, इसका 25%, दैट इज 25/100। सो ये है कॉर्नर्स, ये 10% होगा, 8 इंटू 10%। ठीक, एक और एक कैंसल, 25 1s are 25 4s are 2 2s are 2 3s are। सो हमारा A जो है वो 3/2 आ गया। ठीक, ये आ गया 2 4s are 8, 2 5s are 10, तो B इज इक्वल टू 4/5। ठीक, अब इसको रैशनलाइज करना है, यानी कि डिनोमिनेटर हटाना है। कैसे डिनोमिनेटर हटाएंगे? हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई all/10। ठीक, तो क्या आएगा? A इज इक्वल टू 3/2 इंटू 10, B इज इक्वल टू 4/5 इंटू 10, 5 1s are 5 2s are, 2 1s are 2 5s are, तो A इज इक्वल टू 15 एंड B इज इक्वल टू 8। तो हमारी फॉर्मूला जो है दैट इज A15 B8। ठीक है, ओके, चलिए और ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, जिसमें ए जो है, ए ऑक्यूपाई कर रहे हैं कॉर्नर्स को, ठीक, ओके, और बी जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं फेस सेंटर्स को, सी जो है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं बॉडी डायगोनल को, ठीक, डायगोनल्स। अब यहां पे इफ ए प्लेन is drawn through body diagonal so that all atoms are removed और removed। बॉडी डायगोनल्स में जो भी एटम्स आ रहे हैं वो रिमूव हो रहे हैं, आपको स्टैकोमेट्रिक फॉर्मूला बता दी, ठीक है। तो ऐसे बॉडी डायगोनल में हम डालेंगे, जब ऐसे बॉडी डायगोनल में डालेंगे तो क्या होगा बेटा, एक तो ऐसे डालेंगे तो ये फेस सेंटर खत्म, ये फेस सेंटर खत्म, और ये बॉडी डायगोनल खत्म, ये कॉर्नर खत्म, ये कॉर्नर खत्म, ये कॉर्नर खत्म, ये कॉर्नर खत्म। तो कितने कॉर्नर्स एटम जो है वो हमारे चले जाते हैं, 1 2 3 4, तो हम कहेंगे ए जो है, ए रह जाता है 8 में से 4, तो 4, ठीक। बी जो है, बी है 6 हमारे पास, उसमें से 2 चले जाते हैं, तो आ जाएगा बेटा क्या, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, ठीक। और सी जो है, बॉडी डायगोनल पे एक एटम था तो 1 था, तो -1, तो दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए इसका कंट्रीब्यूशन है, ये कॉर्नर का है, तो NC डिवाइडेड बाई 8, ये आपका NC है ना, ये आपका NF है, ठीक, ओके। चलिए NC बाई 8 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 8, 4 1s are 4 2s are 8, ठीक है। तो B जो है वो बराबर है NF बाई 2, तो ये आपका 4 बाई 2 आ रहा है, 2 2s, तो ये आपका C इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक। तो आप बता सकते हैं कि A जो है वो 1 बाई 2 आ गया, B जो है वो 2 आ गया, C जो है वो 0 आ गया। तो इसको हटाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे A 1 बाई 2 इंटू 2, B लिखेंगे 2 इंटू 2, C लिखेंगे 2 इंटू 0, तो हमारे पास 2 और 2 कैंसल, तो ये होगा A B 4, सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस ओनली, ओके। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा, और इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग फॉर द रिलेशन बिटवीन वेरियस पैरामीटर्स इन अ यूनिट सेल। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।